Yes, sir. ओके, एज यू ऑल नो हमने टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस का चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने पास ऊपर कर रहे हैं। ये मैंने जो फाइल है ये क्लासरूम पे आई थिंक ऑलरेडी अपलोड की हुई है। काफ़ी बड़ी फाइल है, 33 पेजेस की, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने सबसे पहले करना है। ठीक है, आई एम शोइंग द होल क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। आई वांट एवरीवन टू ट्राई इट एंड सॉल्व इट ऑन देयर ओन। सो आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, सॉल्व करना जितना आपको आता है उतना करो, फिर मैं इसको सॉल्व भी करवाता हूँ। पार्ट ए बी सी तीनों ही करने हैं आपको। पार्ट ए 1 मार्क का है, पार्ट बी 2 मार्क का है, पार्ट सी भी 2 मार्क्स का है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करो। बेटा वेरेवर यू फील स्टक, प्लीज अपने नोट्स को यूज किया करो जो आपके अपलोडेड है क्लासरूम पे। आई थिंक अपलोडेड है या नहीं? अपलोडेड है ना? इनको यूज किया करो एंड ट्राई टू यूज द नोट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है। So I have obviously written down the answer to the first part, which is just a straightforward principle जो कि आपको याद रखना है। जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसपे जो मोमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। क्लॉकवाइज का सम और एंटी क्लॉकवाइज का सम उससे बराबर होता है। ये बेसिक इस चैप्टर का मेन सेंट्रल आइडिया था। तो इसके बगैर तो ये चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होता, तो ये प्रिंसिपल तो सबको ही याद होना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट पार्ट बी। I'm giving you 2 minutes to attempt। मुझे ट्राई करो बेटा आंसर देने की। अगर नहीं होता तो फिर मैं बताता हूँ कि कर हो क्या रहा है यहाँ। बेसिकली मोमेंट्स ही आपने अप्लाई करने हैं और कुछ भी नहीं करना है, यही करना है आपको। अभी चेक करते हैं फातिमा आंसर सही आ रहा है या नहीं। तब तक आप लास्ट पार्ट भी करो, सी को भी करो।
लेट्स डू पार्ट बी एंड लेट्स सी कि इसका क्या हुआ। सबसे पहले तो आप देखो कि उन्होंने पिवट किस पॉइंट पे बना के दिया आपको। ये आपका पिवट मार्क हुआ है, ठीक है। ये एक मीटर रूल है, यूनिफॉर्म मीटर रूल, यूनिफॉर्म मीटर रूल है। और वो कह रहे हैं कि इट इज पिवटेड एट इट्स सेंटर, द न्यूटन मीटर इज 20 सेंटीमीटर, द न्यूटन मीटर इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट। न्यूटन मीटर क्या करता है? न्यूटन मीटर किसी भी चीज को पुल करता है ना, तो यहां से मेरे मीटर रूल के ऊपर ऐसे करके एक फोर्स अप्लाई हो रही है, विच आई हैव टू फाइंड। I do not know the value of this force. Will this force exert a clockwise moment or an anti-clockwise moment? Will this force exert a clockwise moment or an anti-clockwise moment? जोया बेटा बता सकती हो मुझे इस बात पे? ये जो फोर्स मैंने बनाई है, देखो न्यूटन मीटर इसको ऐसे ऊपर पुल करेगा ना बेटा, इसके अंदर से स्प्रिंग लगा हुआ होता है। न्यूटन मीटर की आपने पिक्चर देखी हुई है मेरे साथ पिछले चैप्टर्स में। अगर ये इस तरह फोर्स लगती है ऊपर, तो ये फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट एक्सर्ट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज? जी जोया, क्लॉकवाइज, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? बाय द वे ये एक वेट हैंग हुआ हुआ है, तो ये फोर्स डाउनवर्ड्स ही लग रही है, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ये फोर्स तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज। ये डाउनवर्ड्स लग रही है, वेरी गुड। तो ये जो ये वाली फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज लग रही है। और इन्होंने क्या कह दिया कि मीटर रूल इज इन इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब कि जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का समय है और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का समय वो बराबर होगा। तो यही तो करना है पहले पार्ट में। सम ऑफ, सम को मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो हम सिंपल अंग्रेजी में लिख देते हैं, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। यहाँ पे कुछ सम लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि लग ही एक रहा है, एंड शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपने ऊपर लिखा हुआ है पार्ट ए में, उसी को तो अप्लाई करना है यहाँ पे। तो एंटी क्लॉकवाइज एफ मल्टीप्लाइड बाय क्या डिस्टेंस है एफ का पिवट से? 20 का डिस्टेंस है। और क्लॉकवाइज के अंदर, सॉरी एफ तो क्लॉकवाइज है, एफ इंटू 20 यहाँ पे आ जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू हाउ मच ऑफ अ डिस्टेंस इज दिस फ्रॉम द पिवट? 40। अब एफ को आपने ढूंढना है, 4 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 करो, क्या आता है? सो व्हाट डू यू गेट? 8। 4 इंटू 40 डिवाइड बाई 20, बिल्कुल सही, वेरी गुड फातिमा। 8 न्यूटन। न्यूटन मीटर है, फोर्स ही तो मेजर करता है, फोर्स लगाता भी है, फोर्स उसी फोर्स को मेजर भी करता है, न्यूटन में आंसर होगा। तो आपने फोर्स फाइंड आउट की है, गॉट इट। उन्होंने सवाल को जरा डिफरेंट वे में पूछा हुआ था, उन्होंने कहा रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर, बट एसेंशियली आपने यही बस रियलाइज करना था कि न्यूटन मीटर इसको खींचेगा ऊपर, और जाहिर सी बात है वो जो फोर्स लगाएगा वही आपने आंसर देना है। अब आप बात कर रहे हैं द वेट ऑफ द मीटर रूल इटसेल्फ इज 1.2। मीटर रूल का अपना वेट है 1.2। सो बेटा मीटर रूल का अपना वेट कहां से बनाना चाहिए, किस पोजीशन से ड्रॉ करना चाहिए? इस डायग्राम पे मैं वेट कहां ड्रॉ करूं मीटर रूल का? ये जो मीटर रूल है इसका अपना वेट यहां से बनाऊं, यहां से बनाऊं, यहां से बनाऊं, यहां से बनाऊं, कहां से बनाना चाहिए? पिवट के नीचे से। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मीटर रूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बिल्कुल सेंटर में ही होगा। मीटर रूल है ना, और यूनिफॉर्म मीटर रूल है। जब भी यूनिफॉर्म बॉडी होती है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उसके बीच में होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मीटर रूल का वेट जो 1.2 न्यूटन है वो यहाँ पे है। तो अभी तक मुझे कितनी फोर्सेस नजर आ रही हैं इस डायग्राम पे? हाउ मेनी फोर्सेस कैन आई सी ऑन दिस डायग्राम? You can see three forces acting on the meter rule. According to them, there is a fourth force acting as well. You have to calculate the force that is exerted on the meter rule by the pivot. जिस पिवट से मैंने इसको अटकाया हुआ है, जिस पिवट से, ये पिवट आप समझ लो एक नेल है, समझ लो
मीटर रूल के अंदर आपने एक होल किया हुआ है और उसको एक नेल के साथ आपने इसको यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है, तो कैन वी से कि यार ये नेल भी मेरे मीटर रूल पे एक फोर्स लगाएगी। अब वो अपवर्ड्स लगाएगी या डाउनवर्ड्स, इसका हमें डिसाइड करना पड़ेगा। वो हमें नहीं पता अभी कि नेल अपवर्ड फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड्स। मीटर रूल जो फोर्स लगा रहा था वो 8 न्यूटन लगा रहा था। सो एट द मोमेंट टोटल 3 फोर्सेस आपको नजर आ रही हैं मेरे मीटर रूल के ऊपर, और एक और फोर्स भी एक्ट कर रही है जो कि पिवट ही लगा रहा है, लेकिन पिवट जो फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स ये मुझे नहीं पता। बट आई कैन ड्रॉ इट एनी वे आई लाइक। मैं अपनी तरफ से कह देता हूँ कि यार अपवर्ड फोर्स लगा रही है, मैं अभी अपनी तरफ से बोल देता हूँ अपवर्ड फोर्स लगा रही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस फोर्स को मैं एक्स बोल देता हूँ या पी बोल देता हूँ, पी। अब जो मुझे ये फोर्स है ये ढूंढनी है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस फोर्स। जब कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके ऊपर 2 कंडीशंस लगाई थी हमने। एक कंडीशन तो ये थी कि भाई क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होता है। दूसरी कंडीशन क्या लगाई थी? दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि जो अपवर्ड फोर्सेस हैं, जितनी भी अपवर्ड फोर्सेस हैं, जैसे ये हो गई और ये हो गई, इनका सम डाउनवर्ड फोर्सेस जो हैं उनके सम के बराबर होना चाहिए, राइट? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए ना कि पिवट से ही कितनी फोर्स लग रही, तो हमेशा यही वाला रूल यूज होगा। तो कहना इसे सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस should be equal to sum of डाउनवर्ड फोर्सेस। अब अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक तो 8 न्यूटन की फोर्स है और एक पी है जिसका मुझे नहीं पता, तो मैंने लिखा 8 और मैंने लिख दिया पी, ऐसे लिख दिया। बैलेंस्ड है ये फोर्सेस, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड का सम है वो बैलेंस्ड है। डाउनवर्ड में मैंने डाल दिया 4 न्यूटन प्लस 1.2 न्यूटन। जब मैं यहाँ से P की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आता है? जब मैं P की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 4 और 1.2 राइट साइड पे ऐड होंगे, कितना हो जाएगा? 5.2 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख देता हूँ 8 प्लस P इज इक्वल टू 5.2, और फिर 8 वहां जाके माइनस होगा, 5.2 माइनस 8, मेरे पास आंसर आ रहा है नेगेटिव 2.8 न्यूटन। पहली बात तो है कि मेरा आंसर आ रहा है 2.8 न्यूटन, मुझे सिर्फ साइज लिखना था, साइन तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट ये जो मेरा आंसर माइनस साइन में आया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात को आपने समझना है। आंसर निकालना बड़ा आसान था, सम ऑफ अपवर्ड शुड बी इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड। अपवर्ड वाली इधर लिख दी, डाउनवर्ड वाली इधर लिख दी, और जब पी की वैल्यू निकली तो 2.8 आ गई। इज दैट क्लियर? अभी तक यहां तक बात क्लियर हो गई है सबको? यहाँ तक जोया और फातिमा आपको बात क्लियर हो गई बेटा? यस। ओके। अब माइनस साइन की क्या इंपॉर्टेंस है? माइनस साइन की इंपॉर्टेंस ये है कि मैंने पी की, मुझे डायरेक्शन नहीं पता थी, याद है? मुझे नहीं पता था पी की क्या डायरेक्शन, अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है। मैंने एवं ही तुक्के में अपवर्ड्स बनाई थी। अब मैं उसको अपवर्ड्स बनाता या डाउनवर्ड्स बनाता इससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर मेरा सेम ही आना था। सिर्फ नेगेटिव साइन से मुझे ये पता चला कि जो फोर्स पी है, force P is actually opposite to the direction that I assume। क्या? force P असल में opposite है to the direction that I assume। we assume कि P upwards होगी, लेकिन असल में नेगेटिव आंसर आया, जिसका मतलब मेरा आंसर ही मुझे बता रहा है कि आपने अज्यूम किया था अपवर्ड्स है, लेकिन असल में वो डाउनवर्ड्स है। उन्होंने पूछा हुआ नहीं है ये क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ नहीं, लेकिन स्टिल अपनी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हमें फिर भी पता होना चाहिए कि पी जो लग रही है फोर्स वो डाउनवर्ड्स लग रही है। मैंने पी को अपवर्ड्स बनाया था, लेकिन असल में पी डाउनवर्ड्स है। क्योंकि आप नोटिस करो, अब मैं पी को रीड्रॉ भी कर सकता हूँ बाय द वे। अब मैं पी को ऐसे बना सकता हूँ, और ये जो पी से फोर्स लग रही है ये कितनी है? 2.8 न्यूटन। जितनी भी डाउनवर्ड वाली फोर्सेस हैं उनको प्लस करो, 4, 1.2 और 2.8 कितना आता है? 4 और 1.2 5.2, 5.2 और 2.8 कितना होता है?
8 होता है 8। और अपवर्ड कितनी फोर्सेस लग रही है, एक ही लग रही है अकेली, और वो मिलके 8 है पूरी। तो जितनी भी डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं, क्या वो मिलके अपवर्ड के बराबर आ रही हैं? तो मेरा आंसर वेरीफाई भी हो गया। क्या बात समझ में आई? अब सुकून से तहम्मुल से एक दफा ऊपर से नीचे तक सारा सॉल्यूशन देखो, so that there is no confusion left. I want you to just go through the whole thing, ऊपर से नीचे तक, look at both parts with the diagram so that there is no confusion left. I'm just gonna pause for a minute over here so you can review the whole question, especially part B and part C. Part A though it's just rote learning the principle of moments. So ये बेटा समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बिल्कुल चुप हुआ जब। हेलो, चलें आगे फिर चलें। यस सर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको भी सॉल्व करें। सिमिलर टाइप का सवाल है। सबसे पहले तो डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। आपको पता है हमेशा पेपर 2 में जो भी सवाल होता है वो डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट? आई विल गिव यू टाइम टू फाइंड आउट द आंसर योरसेल्फ। आपके पास नोट्स पड़े हैं ना? मोमेंट, व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट? मोमेंट की डेफिनेशन लिखो, क्या लिखी हुई है आपने, उसके बाद फिर पार्ट बी देखो। पार्ट बी विजिबल है आपको? पार्ट बी आप आपने यहाँ पे फोर्स टी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन पहले पार्ट ए कर लो फिर पार्ट बी करो। So I'll give you time to solve it. फातिमा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इट्स जस्ट दैट द फर्स्ट सेंटेंस इज नॉट नीडेड। ठीक है, इट इज द टर्निंग इफेक्ट। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है वो वही है जो प्रोडक्ट वाली बात है। ठीक है ना, फॉर्मूला इटसेल्फ इज द डेफिनेशन। नाउ लेट्स अटेम्प्ट पार्ट बी। पार्ट बी करो फिर मुझे बताओ आंसर क्या आता है।
ऑलराइट, सो मोमेंट का डेफिनेशन जो है वो एसेंशियली ये फॉर्मूला है, m is equals to f into d, but obviously that's not where it ends. So आपको डिटेल में बताना होता है। तो मोमेंट का हमने फॉर्मूला जो लिखा, जो डेफिनेशन लिखी थी वो क्या लिखा था, इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है दो चीजों को मल्टीप्लाई करना। किस किस चीज का प्रोडक्ट, ऑफ फोर्स, जो भी फोर्स लग रही है, एंड किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस किस किस चीज के बीच में, फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो एज ऑलरेडी टोल्ड, आई हैव टोल्ड यू बिफोर के डेफिनेशंस जो है, क्योंकि तो कभी कभी लंबी होती है कभी छोटी होती है, उनको सही से याद करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है, essentially it's just this formula, but obviously there is more detailed about D in the definition. Now looking at part B, we have a system for raising heavy piece of metal into a vertical position. So heavy piece को vertical position में उठाना है। तो ये metal ऐसे गिरा हुआ था, ये मेटल का पीस ऐसे लेटा हुआ था, इन्होंने यहाँ से रस्सी बांध के इसको खींचने के लिए क्या किया कि यहाँ से रस्सी बांध के इसको ऐसे करके खींच रहे हैं। यहाँ से देखो बंदा इसको खींच रहा है, इज पुलिंग इट इन दिस डायरेक्शन। सो एक्सर्ट देयर इज अ टेंशन इन द रोप, एक फोर्स है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, ये आपको निकालनी है, राइट। तो टेंशन आपको फाइंड आउट करनी, कैलकुलेट दी। ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट विच इज फॉर्मिंग द पिवट। इन्होंने आपको कह दिया है क्वेश्चन में, बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए, टेक मोमेंट्स अबाउट ए, इसका मतलब पॉइंट ए को आपने एज अ पिवट ट्रीट करना है। अब ये जो फोर्स है ये कैसे इन्होंने बनाई 2000 वाली, ये मेरे वेट है, ये मेरे मेटल के पीस का वेट है, और ये इन्होंने बिल्कुल मेटल का पीस अगर जितना भी लंबा था उसके बिल्कुल मिड पॉइंट से उन्होंने ये फोर्स बनाई है। और वेट जाहिर सी बात है हमेशा ही डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, तो वेट बिल्कुल डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। ठीक है, अब ये जो डॉटेड लाइन है इसे क्या बोलते हैं, एनीवन रिमेंबर्स व्हाट दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड? ये डॉटेड लाइन बनाने का क्या फायदा होता है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ताकि ये और पिवट, क्योंकि देखो फोर्स और पिवट अलाइंड नहीं है, फोर्स का एरो यहाँ पे खत्म हो गया, पिवट यहाँ बना हुआ है। अब मैं डिस्टेंस ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, इसके लिए क्या तरीका होता है, आप फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बनाते हो और पिवट से ऐसा डिस्टेंस बनाते हो जो इससे परपेंडिकुलर होता है, जो कि 2 मीटर्स है। सो ये वाली जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, दिस वाली, ये वाली फोर्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसका वेट है। Does this produce a clockwise moment or an anti-clockwise moment about the pivot? क्या टेक्निक बताई थी चेक करने के लिए, ये पिवट है, ये फोर्स है, इसका सर्कल बना हुआ है ऐसे घुमा के अराउंड द पिवट। तो आपको क्लॉकवाइज सर्कल बनाना पड़ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सर्कल बनाना पड़ रहा है ना। तो दिस फोर्स कॉजेज अ क्लॉकवाइज मोमेंट, जबकि ये वाली जो फोर्स है ये यूं एक्ट कर रही है। अब इसका पिवट से डिस्टेंस क्या है, अगेन द 90 डिग्री एंगल, उस पर जो पॉइंट ए तक आपका जो डिस्टेंस बन रहा है, ये यहाँ से यूं भी बना सकते थे, एक ही बात है। ये डिस्टेंस है जो कि 8 मीटर्स का है। ये वाली फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, अगेन वही बात, ऐसे घूम के एक सर्कल बनाओ, यू हैव टू मेक एन एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कॉज करे। तो दो फोर्सेज लग रही हैं, एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है। साथ साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस बात से हमें पता चल गया कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स should be equal to sum of clockwise moments, and luckily यहाँ पे भी मल्टीपल मोमेंट्स है ही नहीं, दोनों तरफ एक एक ही मोमेंट है। एक हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन सा, t मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द डिस्टेंस 8, दूसरी साइड पे हो जाएगा 2000 की फोर्स है एंड व्हाट इज द डिस्टेंस 2। नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। सो 2000 into 2 4000, 4000 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया 500। तो यहाँ आप अपना आंसर लिख देंगे 500 न्यूटन। ठीक है बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन गौर से पढ़ो।
the force T and the force that the rope exerts on the man are related by Newton's third law. State the relationship between these forces. ये जो फोर्स T है, ये वाली फोर्स 500 न्यूटन की है. इस बंदे को क्या फील हो रहा होगा, रोप इसको इस तरफ खींच रही है या नहीं? So basically the force exerted by the man on the rope, force exerted by man on the rope, ये कौन सी फोर्स थी? ये फोर्स T थी और ये 500 की थी. अब वो जो फोर्स जो रोप लगा रही है, फोर्स exerted by rope on the man, ये फोर्स कितनी होगी? और इनके बीच में उन्होंने कहा न्यूटन थर्ड लॉ एग्जिस्ट करता है. व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? ये दोनों फोर्सेस क्या हैं एक दूसरे को? दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, मैन रोप पे फोर्स लगा रहा है, रोप मैन पे फोर्स लगा रही है इस पोजीशन पे. तो जो मैन के ऊपर रोप फोर्स लगा रही है वो कितने न्यूटन की होगी? 500 Newton. एग्जैक्टली, वेरी गुड. एंड एक और रिलेशनशिप में एक और बात भी लिखनी पड़ेगी. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू फोर्सेस? जब भी टू फोर्सेस आर रिलेटेड बाय न्यूटन थर्ड लॉ, व्हाट इज द रिलेशनशिप? एक तो ये कि दोनों इक्वल होंगी, और opposite. तो फोर्सेस आर इक्वल. एक बात तो ये हो गई, एक मार्क यहां मिल जाएगा. एंड ऑब्वियसली दे मस्ट बी ऑपोजिट. न्यूटन थर्ड लॉ आपने बहुत पहले पढ़ा था फोर्सेस के चैप्टर में मेरे साथ, जो डायनामिक्स वाला चैप्टर था, राइट? सो क्या ये बात क्लियर है कि बहुत आसान सा सिंपल सा थ्योरी का क्वेश्चन था? न्यूटन थर्ड लॉ बहुत आसान सी चीज थी जो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, सो होपफुली भूली नहीं है अभी तक. दो क्वेश्चन आपने कर लिए. लेट्स कीप गोइंग, लेट्स ट्राई एंड डू अ कपल ऑफ मोर, 2 और 3 मोर क्वेश्चंस. और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको होमवर्क भी दूंगा आज. नॉट दिस क्वेश्चन राइट नाउ, हमने 1 को स्किप किया, 4 भी फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसमें प्रेशर इन्वॉल्व है. जब एक दफा प्रेशर भी पढ़ लोगे फिर आप वो वाले क्वेश्चंस भी कर सकोगे. बट फिलहाल तो हम okay, we have to do question number 5 but we will not do part A. ठीक है? So I only want you to do part B. ट्राई करो बेटा. दोनों वैल्यूज, दोनों क्वेश्चंस करने, दोनों पार्ट करने. ये वाला पार्ट भी करना है और ये वाला पार्ट भी करना है. पहले वाले में आपने करना है मोमेंट ऑफ द वेट निकालना है. अबाउट हिज टोज. सो टोज क्या हो गई? जब भी अबाउट लिखा हुआ होता है तो वो चीज क्या हो जाएगी? टोज आपका Pivot. पिवट बन जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में तो आपने पहले पार्ट में बड़ा सिंपल, पर मोमेंट का फॉर्मूला लगाना है, एफ इन टू डी लगाना है फॉर द वेट. तो वेट का जो है आपने मोमेंट निकालना है टोज को पिवट कंसिडर करके. टोज को पिवट कंसिडर करना है और ये वाली फोर्स का आपने मोमेंट निकालना है. और अगले पार्ट में आपने एफ को कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाली फोर्स जो है वो निकालनी. ठीक है बेटा? तो दोनों पार्ट करो. पहले वेट ऑफ द मोमेंट निकालो जो कि क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी बताना मुझे. और उसके बाद फिर पार्ट 2 करो. चलो सॉल्व करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं.
सोया बेटा, आपका आज कोई जवाब भी नहीं आ रहा यार, इससे मजा नहीं आ रहा। यूजुअली आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे रही होती हो, ट्रायल आजमी कर रही होती हो। So first part is very straightforward, isn't it? Just find out the moment. सिर्फ मोमेंट कैलकुलेट करना है। मोमेंट का फॉर्मूला होता है F into D। अब ये कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे? आपने जो फोर्स की जिस फोर्स की बात हो रही है वो कौन सा है? वेट। मैन का वेट ये रहा, ये वेट है 600 न्यूटन। सो कैन आई राइट 600 फॉर द फोर्स। और फिर इसका जो पिवट है वो ये वाला पॉइंट लेना था आपने, टोज को पिवट लेना था। उन्होंने कहा अबाउट हिज टोज। सो हिज टोज आर द पिवट, एंड देन जब यहां से यहां मैं डिस्टेंस लेता हूं तो दैट 0.8, तो मेरा 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 600 इंटू 0.8, 480। जबरदस्त। सो 400। इसके साथ मुझे यूनिट क्या लिखना चाहिए? फातिमा तुम्हारा यूनिट गलत है बेटा, B1 में। आपने आपने आंसर में फोर्स तो नहीं लिखी ना, आपने आंसर में मोमेंट लिखा है। मोमेंट का यूनिट क्या होगा? नॉट न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, तो NM लिखना है आपने आंसर के साथ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F। अब दोबारा से उन्होंने कहा स्टूडेंट इज स्टेशनरी। कभी कभी एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ होता है सवाल में कि वो ही इज इन इक्विलिब्रियम, थिंग इज इन इक्विलिब्रियम। राइट नाउ उन्होंने स्टेशनरी का वर्ड यूज किया है, बट दैट्स एसेंशियली अ हिंट फॉर इक्विलिब्रियम। तो अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो क्या वही बात हो सकती है? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज। अब जो एंटी क्लॉकवाइज है वो कौन सा लग रहा है? फोर्स F का मोमेंट। ये देखो, ये पिवट है बेटा तुम्हारा। फोर्स F एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F मल्टीप्लाई बाय। अब फोर्स F कितनी दूर है पिवट से? ये फोर्स F है, इसका डिस्टेंस पिवट से ये है, जिसमें 0.4 भी आ जाता है और 0.8 भी आ जाता है, तो टोटल डिस्टेंस का हो गया 1.2, राइट। यहाँ पे 1.2 लेना है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंस कभी कभार डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता है, तो डायग्राम को देख के सारा डिस्टेंस देखना पड़ता है, कभी प्लस करना पड़ता है, कभी माइनस। एंड देन जो 600 न्यूटन की फोर्स लग रही है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करती है, व्हिच इज लाइक दिस, 600 इंटू 0.8। 600 इंटू 0.8 भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ 600 इंटू 0.8। बट थिंक अबाउट इट, ये जो राइट हैंड साइड है इसकी वर्किंग तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर ली, और 480 मुझे पता है ना कि राइट हैंड साइड पे 480 आएगा, ऐसा होगा ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 480 भी लिख सकता था बाय द वे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 480 ही आएगा। बट स्टिल एफ निकालो तो क्या आता है? आंसर आता है 400। वेरी गुड फादर, 400 मेरा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? एक दफा देख लो सवाल को, फिर आगे चलते हैं। जस्ट टेक अ सेकंड एंड रिव्यू द होल क्वेश्चन। स्क्रीन शेयरिंग एक मिनट स्टॉप हो गई है, लेट मी जस्ट रीशेयर इट अगेन।
All right, just review this question from the beginning and then we'll move forward. I think on screen visible है. I think we have time for one or two more questions today, inshallah. तो आगे चलते हैं. एक क्वेश्चन हम इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो फिलहाल. अच्छा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको पता है कि इसमें क्या करना है. दिस इज बहुत वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये आपको एक पीस ऑफ लेमिना दिया हुआ है and what they're saying in part A is describe a method used to draw these two lines in order to in their correct positions on the card make clear what apparatus is needed you need to do. Basically a student is performing an experiment to mark the center of mass or center of gravity of this piece of lamina. Now do you remember हमने क्या किया था यहाँ पे? हमने अपने नोट्स के अंदर मैंने आपको बताया भी था और ये प्रोसीजर डिस्क्राइब किया था क्लास के एंड पे. एक मिनट रुको जरा, मैं आपको बोल के देता हूँ. सो व्हाट डिड वी डू, हमने ये वाला प्रोसीजर पूरा फॉलो किया. ये प्रोसीजर आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें आपने बस यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बता देना है. 3 मार्क का है विद डायग्राम एंड एवरीथिंग. 4 मार्क का भी आ सकता है, 5 मार्क का भी आ सकता है. आपने बस ये सारी बात पूरी एक्सप्लेन करनी. ठीक है. सो यू हैव टू लेट इट स्विंग फ्रीली फ्रॉम अ नेल and then you have to hang a plumb line in front of it, draw a line and then make a hole in another position. Do the same thing again. जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस करेंगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. ठीक है. सो ये पूरा एक्सप्लेन करना है. नॉट समथिंग दैट we need to understand from the beginning. It's just something that's already written in your book and in your notes and you just basically just copy pasted over here. सिंपल सा है. तो ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है. अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन ये वाला मैं कल करवाऊंगा. ठीक है. ये मैं कल करवाऊंगा. ये अच्छा सवाल. सबसे पहले ये वाला आज क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. और यहाँ पे प्रॉब्लम हम क्लास आज एंड है. ठीक है. डू एंड आई विल गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर होमवर्क एज वेल. सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पहले करते हैं. सबसे पहले तो पार्ट ए का जवाब दो. जो है बेटा तुम जवाब दोगे इसका मुझे प्लीज. देखो गौर से देखो, क्वेश्चन पढ़ो और फिर मुझे बताओ. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है. तो यार डू यू नो द आंसर फॉर दिस? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मोमेंट किस पे क्रिएट हो रहा है, ए में, बी में, सी में? कैन यू टेल मी? बी में लार्जेस्ट मोमेंट नहीं एक्सर्ट हो रहा. बी में ए से तो ज्यादा ही है ऑब्वियसली. ए पे तो बिल्कुल भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन बी इज नॉट द आंसर. अब इसकी मैं वजह भी बता देता हूँ. देखो सबसे पहले तीनों डायग्राम्स पे पिवट को आइडेंटिफाई करो. ठीक है. तो मैं पिवट बनाता हूँ. पिवट इन्होंने तीनों डायग्राम में बनाया हुआ. यू कैन सी द पिवट, द ब्लैक मार्क इन द सेंटर. अब बात सारी ये होती है कि आपने करना ये होता है कि पिवट और फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको मार्क करना होता है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना रहा हूं. इसके अंदर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पासिंग थ्रू द पिवट है. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू द पिवट है. ऐसे में मोमेंट 0 लगेगा. ए की बात कर रहा हूं.
बिकॉज जो फोर्स का आपने लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड किया वो पिवट के अंदर से पास कर रहा है, ऐसे कभी भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन अगर अब आप डायग्राम बी को देखें तो इस पे तो डेफिनेटली जो है वो लाइन ऑफ एक्शन उसके अंदर से नहीं पास कर रही। फोर्स का मैं लाइन ऑफ एक्शन बनाता हूं। अब आप डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। नाउ लुक एट द थर्ड डायग्राम जो है, प्रीटी मच डूइंग द सेम थिंग। लाइन ऑफ एक्शन बनाऊंगा और मैं देखूंगा कि लाइन ऑफ एक्शन का पिवट से डिस्टेंस कितना है। तो कैन यू सी कि विच डिस्टेंस इज लार्जर? डायग्राम बी में ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है या डायग्राम सी के अंदर? डी ज्यादा लंबा किसमें है, कौन से वाले डायग्राम? ए में तो डी है ही जीरो, ए में तो डिस्टेंस है ही जीरो, यूजलेस हो गया, कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये जो डिस्टेंस मैंने मार्क किया है ज्यादा बड़ा यहाँ पे है या यहाँ पे, कौन सी लाइन ज्यादा लंबी लग रही है? चेक करो, सी में। तो ज्यादा बड़ा मोमेंट किस में प्रोड्यूस होगा? सी में ना, क्योंकि फोर्स तो 200 की है। फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है मोमेंट, तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा हुआ उसका मोमेंट भी ज्यादा होगा। सो आपका आंसर होगा सी। लार्जेस्ट मोमेंट किसमें? सी। अब उसमें आप रीजन दो, बिकॉज अब वो जो डेफिनेशन में आप डिस्टेंस मेंशन करते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट, वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन पिवट and line of action of force is largest in C। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो रही है? पार्ट बी करो। पार्ट बी जो है वो आसान सा है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगेन द क्वेश्चन इज अबाउट इक्विलिब्रियम। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, पहले उन्होंने एक सिचुएशन दिखाई कि एक बंदा है, उसकी टांग टूट गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हुआ है, उसकी टांग को उन्होंने ऐसे सपोर्ट किया हुआ है, एक स्ट्रैप बांधा हुआ है टांग पे, द लेग इज लिफ्टेड अप, ठीक है। उसकी लेग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो यहाँ से उसकी टांगों का, उसकी लेग का वेट यहाँ से एक्ट करेगा। उसकी लेग का वेट 120 न्यूटन है, जो कि उन्होंने उसके सिंप्लीफाइड डायग्राम के अंदर बना के दिया हुआ है। देख रहे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही मार्क किया हुआ है जो यहाँ मार्क किया हुआ था, और 120 न्यूटन उसका यहाँ से वेट बनाया। उसका जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट दैट इज एक्टिंग एज द पिवट, इन्होंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। हिप जॉइंट ये है, और फिर यहां से जो फोर्स लग रही है अपवर्ड्स एफ, ये आपने फाइंड आउट करनी है, जो कि इन्होंने इस डायग्राम पे बना के दी हुई है। पिवट से वेट का डिस्टेंस 34 है और एफ का यहां से डिस्टेंस 46 है। ये वाला क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। उन्होंने कहा है कि भाई ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कैसे है, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन के वर्डिंग में भी क्लियर होगा, लेकिन डायग्राम को देख के भी तो पता चला है ना, उसकी टांग इक्विलिब्रियम में है, उसकी टांग हिल तो नहीं रही, अपनी जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट है। लिखा हुआ है नीडेड टू कीप द लेग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू कीप इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की हिंट दे दी उन्होंने आपको। अब इक्विलिब्रियम में वही करना होता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is equals to sum of क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अब यहाँ पे भी अच्छी बात यह है कि वही एक ही फोर्स जो है वो एक्सर्ट हो रही है दोनों तरफ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे, तो एक एक ही मोमेंट लगेगा। पहले तो ये देखो कि ये जो ऊपर की तरफ इसको स्ट्रैप को जो पुल कर रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगी इसके अबाउट हिप जॉइंट। हिप जॉइंट इज द पिवट, मतलब दिस force causes an anti-clockwise moment. So I will say F, the unknown force multiplied by distance from the pivot. अब F का pivot से क्या distance है? ये distance है total। 34 और 46 को प्लस करना पड़ेगा, कितना आएगा? 80 आएगा, 80 सेंटीमीटर। इसके बाद जब आप दूसरी साइड पे जाएंगे क्लॉकवाइज के लिए, ये वाली फोर्स काम कर रही है, 120 न्यूटन की फोर्स है, डिस्टेंस पिवट से 34 है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें।
आंसर आया 51। वेरी गुड फातिमा, सही आया था बेटा। ये चैप्टर तो मैं सही समझ में आ गया जो मुझे नजर आ रहा है। 51 न्यूटन इज योर आंसर। ठीक है बेटा, सो दैट्स बेसिकली योर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ अपना होमवर्क लिखो बेटा। आपके होमवर्क में आपने क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है। लिख लो जल्दी से, तो मैसेज भी भेजना फातिमा व्हाट्सएप ग्रुप पर। पार्ट बी तो नहीं, बस 10 और 11 ही है। 10 और 11 है, और बता रहा हूँ 12 भी करना है। मैं ज्यादा क्वेश्चंस दूंगा पूरा अगला वीक, अभी आपका ये पूरा वीक है बेटा। आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी करना है, 12 भी करना है, लेकिन इसका पार्ट बी नहीं करना है। ये जो शाइनी वाला पूछा है ना कि शाइनी क्यों पहनी हुई उसने जैकेट, उसका वो नहीं पूछना। उसके बाद आपने ये वाला क्वेश्चन भी करना है, 13 भी करना है। अभी तक 4 क्वेश्चन हो गए। ये वाला भी कर लो। 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आई थिंक आर गुड। ये वाले 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। कौन कौन से दिए? 10, 11, 12, 13 और 15। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू सी दैम इन गूगल क्लासरूम। ये बहुत, मैं इस बारे में क्लियर हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी योर वर्क, जैसे आपने अपना टेस्ट सबमिट करवाया था, इन गूगल क्लासरूम। ठीक है, जैसे स्कूल में कॉपी सबमिट करवाते हो ना या होमवर्क मिलता है, मुझे काम सबमिट चाहिए। ये बात क्लियर है? ओके, यस सर। ठीक है, चलें, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। ये चैप्टर अल्लाह हमारा हाफिज। हो गया, हम इसके थोड़े से और पास पेपर करेंगे, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।